हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 9th की सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी की वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये आपकी एसएसटी की वर्कशीट नंबर 78 है और इसकी डेट है 2 फरवरी 2022। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपनी टीचर का नाम लिखना है जो आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हैं। अभी आपको पता है हम आपकी जो इतिहास की किताब है उसका पार्ट नंबर 3 पढ़ रहे हैं, नाजीवाद और हिटलर का उदय। ये आपका टर्म 2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था कि जो प्रथम विश्व युद्ध होता है 1914 से लेकर 1919 तक, उसमें जर्मनी भी लड़ता है और जर्मनी हार जाता है। ठीक है, और इस युद्ध के दौरान जर्मनी की जो हालत है वो बहुत ही ख़राब हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको बहुत से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संकटों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल गरीब देश बन जाता है आपका जर्मनी। फिर हारने के बाद उसके ऊपर एक वर्साई की संधि जो वो थोप दी जाती है। ठीक है, तो वर्साई की जब संधि थोप दी जाती है तो उसके तहत उसको क्या करना पड़ता है कि जो भी युद्ध उसने करा है, प्रथम विश्व युद्ध, पूरी तरीके से उस विश्व युद्ध के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया जाता है। और सभी के सभी देश कहते हैं जर्मनी से कि तुमने युद्ध में हमसे बहुत पैसा लगवाया, अब सारा पैसा तुम हमें दो। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये संधि बहुत ही अपमान भरी थी जर्मनी के लिए। ठीक है, अब देखो इतनी कंडीशन जब ख़राब हो गई थी तो इसी दौरान जो है जर्मनी में हिटलर का उदय होता है। अब हिटलर कौन था? तो इसके बारे में अब आप बहुत ही डिटेल में विस्तृत रूप से जानेंगे कि हिटलर एक इंसान था, इंसान मतलब एक जर्मनी का सिपाही था। ठीक है, वो सिपाही जो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की तरफ से लड़ा था और जर्मनी की हार से तथा वर्साई की संधि जो उनके ऊपर थोपी गई थी उससे बहुत ही दुखी था। 1919 में उसने जर्मनी वर्कर पार्टी की सदस्यता ली, जिसको बाद में नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम जो है वो दिया गया। इसी को आगे जाके नाज़ी पार्टी कहा जाने लगा। अर्थव्यवस्था की बदहाली, राजनीतिक खालीपन और समाज में गहराते जा रहे संकट ने हिटलर को सत्ता में पहुंचाने का रास्ता साफ कर दिया था। महामंदी के दौरान नाज़ीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो गए। अब देखो आपको पता है कि 1929 में वैश्विक महामारी आती है, तो इस दौरान क्या होता है, जितने भी बैंक होते हैं वो दिवालिया हो जाते हैं, सारे के सारे काम धंधे बंद हो जाते हैं। अब जब काम धंधे बंद हो गए तो मजदूरों के पास नौकरियां नहीं होगी, तो मजदूर बेरोजगार हो गए थे। ठीक है, और मध्यम वर्ग को लाचारी तथा भुखमरी का डर सता रहा था। नाज़ी प्रचार में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई जा रही थी। अब देखो जो जर्मनी की जो नाज़ीवादी पार्टी थी, जिसका एक बहुत ही मेन लीडर हुआ करता था हिटलर ने लोगों को जो है अच्छे भविष्य की उम्मीद दी। उसने बोला कि अगर तुम मेरी पार्टी को जिताओगे, मेरे को सत्ता में लेकर आओगे, तो मैं तुम्हारे को एक अच्छा भविष्य दे पाऊंगा। ठीक है, तो 1929 में नाज़ी पार्टी को जर्मनी की संसद, जिसको रखाई स्ट्राइक के नाम से जाना जाता है, याद कर लेना, पेपर में पूछ लेता है कि रखाई स्ट्राइक क्या है, तो जर्मनी की संसद को रखाई स्ट्राइक बोलते हैं। तो जो रखाई स्ट्राइक है उसमें जो नाज़ी पार्टी है उसको सिर्फ 2.6% वोट मिलते हैं, लेकिन 1932 तक यानी कि 4 साल के अंतराल में उसको 37% वोट जो है वो मिल जाते हैं। मतलब धीरे धीरे अब जर्मनी में नाज़ी पार्टी जो है वो बड़ी होती जा रही है, फैलती जा रही है। ठीक है, अब देखो नाज़ी पार्टी में क्या क्या चीज़ें थी ऐसी, नाज़ी पार्टी का इतना तेज़ी से विकास क्यों हो रहा था, उसके पीछे कारण थे। सबसे पहली बात, नाज़ी पार्टी के अंदर एक नेता था जिसका नाम था हिटलर, और हिटलर ज़बरदस्त वक्ता था, मतलब बहुत अच्छा भाषण देने वाला व्यक्ति था। तुम चाहो तो अभी भी ना यूट्यूब पे लिख के सर्च करना कि स्पीचेस गिवन बाय द हिटलर, ठीक है, या फिर हिटलर ने जो भी भाषण दिए हैं, तुम ये लिखना तो तुम्हारे को रियल इमेज दिख जाएगी उसकी, और तुम्हारे को उसके खुद के असली भाषण मिल जाएंगे। तुम देखोगे कि बड़ा ही ज़बरदस्त, बहुत ही चार्मिंग, मतलब जैसे बोलते ना, बड़ा आकर्षक बंदा था ये। ठीक है, उसने अपने जोशीले भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साई की संधि में हुई नाइंसाफी के प्रतिशोध और जर्मनी की खोई हुई प्रतिष्ठा यानी कि इज्जत वापस दिलाने की बात करी, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करी और नौजवानों को सुरक्षित भविष्य प्रदान करने का आश्वासन दिया। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची थी। वह लोगों को इकट्ठा करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन को अहमियत समझता था। उसको लगता था कि अगर मेरे को अपनी बात लोगों तक पहुँचानी है और अपने जनता के बीच अपना समर्थन बनाना है, अपना एक अपनी ऑडियंस बनानी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या करती थी, नाज़ी पार्टी बड़ी बड़ी रैलियां निकाला करती थी, है ना, बैठक बुलाया करती थी, जनसभाएं आयोजित किया करती थी। और फिर हिटलर की पार्टी ने क्या करा, स्वास्तिक छपे लाल झंडे, वो स्वास्तिक पता नहीं क्या होता है, साथिया जिसको बोलते हो, हिंदू धर्म के लोग साथिया बोलते हैं, जो घर के बाहर बनाया जाता है उसको स्वास्तिक बोला जाता है। ठीक है, तो स्वास्तिक के अपने झंडे में उसने स्वास्तिक का निशान बनवाया। नाज़ी सैल्यूट यानी कि नाज़ी सैनिक जो है एक दूसरे को सैल्यूट किया करते थे, हिटलर को सैल्यूट किया करते थे। भाषण के बाद जो है तेज अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट से सारी
चीज़ें शक्ति का प्रदर्शन का ही हिस्सा थी। ठीक है, मतलब एक तरीके से पूरी तरीके से देखा जाए तो हिटलर को एकदम क्या बना दिया था, हिटलर ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा बना दिया था, एक रक्षक, एक अवतार के रूप में पेश किया गया था, जो कि भगवान का एक रूप था। ठीक है, यह छवि उस समाज को अच्छी लगी थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व एहसास चकनाचूर हो गए थे। अब देखो जर्मनी के लोगों को लगा कि यार हम तो वैसे ही सब कुछ खो चुके हैं, अब अगर कोई हमसे हम वादा कर रहा है आके कि वो हमारे को अच्छा भविष्य देगा तो हम क्यों ना उसे चुने। यही कारण था कि लोगों ने हिटलर को चुना और हिटलर का जर्मनी में उदय हुआ। ठीक है, अब देखो हम देखते हैं कि जब हिटलर जर्मनी में नेता बन जाता है, कैसे बनता है। पहली बात तो देखो मंत्रिमंडल का मुख्य नेता बनता है उसको 1933 में, जनवरी 1933 में राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को मंत्रिमंडल का सबसे शक्तिशाली पद यानी कि चांसलर का पद दे दिया। ठीक है, अब नात्सी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्य से जोड़ चुकी थी। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थाओं को भंग करना शुरू कर दिया। अब जब हिटलर सत्ता में आ जाता है तो अब हिटलर ने क्या करा, हिटलर ने अपना तानाशाह रूप दिखाना शुरू कर दिया। हिटलर को शक्ति मिलते ही, पावर मिलते ही उसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। उसने क्या करा, उसने बड़ी बड़ी सभाओं को आयोजित किया। ठीक है, और लोकतांत्रिक जो देश का ढांचा था, वाइमर गणराज्य का जो पूरा ढांचा था उसको तोड़ मरोड़ दिया, उसने लोकतंत्र को बिल्कुल समाप्त ही कर दिया। ठीक है, 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए एक अग्नि अध्यादेश के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस तथा सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों को नियंत्रित कर दिया गया, अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया। ठीक है, बोला कि अब किसी को कोई अधिकार नहीं कि वो सरकार के खिलाफ कोई भी कुछ बोल पाए। 1933 के इनेबलिंग एक्ट यानी कि विशेष अधिकार अधिनियम के तहत उसको हिटलर को संसद को हाशिए पर ढकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने की निरंकुश शक्ति मिल गई। मतलब अब हिटलर चाहे तो कुछ भी, कोई भी अधिकार पारित कर सकता है, कुछ भी कानून बना सकता है। नात्सी पार्टी व उससे जुड़े हुए संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियां व ट्रेड यूनियन पर प्रतिबंध लगा दिया। अब एक और कदम उसने आगे बढ़ते हुए क्या लिया, उसने अपने अलावा और सारी की सारी राजनीतिक पार्टियों को बंद कर दिया। जैसे आप देखते हो ना भारत में अलग अलग पार्टी, जैसे कांग्रेस है, समाजवादी है, भाजपा है, आम आदमी पार्टी है। तो अगर मान लो आम आदमी पार्टी को अच्छा काम नहीं करे तो बीजेपी वाले बोलेंगे, बीजेपी अच्छा काम नहीं करेगी तो कांग्रेस वाले बोलेंगे। अब सिमिलरली जर्मनी में भी ऐसी बहुत सारी पार्टियां थी, लेकिन अब जब हिटलर आया तो हिटलर ने क्या करा, अपनी पार्टी के अलावा बाकी जो भी अन्य पार्टी थी सबको बंद कर दिया, पूरी तरीके से नियंत्रित कर दिया। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर उसने अपनी तानाशाही बना ली थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन दिए होंगे, वर्कशीट तो सिर्फ इतनी थी। पहला क्वेश्चन है हिटलर के उदय के क्या कारण थे। मैं आपको बता दूं आज आपकी वर्कशीट में जितने भी 4 क्वेश्चन आए उसमें से 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट 3 क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जरा ध्यान से इनको पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा और लर्न भी कर लीजिएगा। हिटलर के उदय के क्या क्या कारण थे। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी को हार का सामना करना, इस युद्ध ने इसकी अर्थव्यवस्था को और प्रतिष्ठा यानी कि इसके सम्मान को बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित किया, ठेस पहुंचाई। इसके अलावा 1929 की महान आर्थिक मंदी ने जर्मनी की अर्थव्यवस्था को बुरी तरीके से तोड़ मरोड़ दिया, प्रभावित करा। ठीक है, उद्योग धंधे बंद हो गए, बेरोजगारों की संख्या बढ़ती चली गई। बेरोजगारी के मद्देनजर कई युवा जो हैं वो आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो गए। जैसे ही जर्मनी की मुद्रा ने अपना मूल्य खो दिया, मजदूर वर्ग व पेंशन भोगियों की बचत जो है वो भी कम हो गई। अब जब रुपए का मूल्य कम हो गया तो लोगों के पास जितना पैसा है वो भी कम ही पड़ जाएगा, है ना। तो देखा जाए तो उनकी बचत पूरी तरीके से समाप्त होने लगी। तो जर्मनी में इन प्रतिकूल परिस्थितियों ने ही, इस खराब परिस्थितियों ने जर्मनी में हिटलर के उदय का रास्ता जो है वो अख्तियार किया। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, जर्मनी के लोगों से हिटलर ने क्या क्या वादे किए थे। उसने वादा किया कि वो एक मजबूत राष्ट्र बनाएगा जर्मनी को। उसने वादा किया कि वर्साई की संधि जो कि एक बहुत ही अन्यायपूर्ण और अपमानजनक है जर्मनी के लिए, वह जर्मनी के लोगों को उससे बचाएगा तथा जर्मनी के लोगों को उनकी गरिमा जो है दोबारा से लौटाएगा। ठीक है, उसने काम की तलाश करने वाले लोगों को रोजगार का वादा किया कि मैं तुम्हारे को नौकरी दिलवाऊंगा, और उसने युवाओं को एक सुरक्षित भविष्य देने का वादा भी किया। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कहता है कि पूरे देश में नियंत्रण स्थापित करने के लिए हिटलर ने क्या क्या उठाया, कौन कौन से कदम उठाए कि पूरे देश में उसका अपना कंट्रोल हो जाए। सबसे पहली बात, उसने लोकतंत्र को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया, मतलब तोड़ मरोड़ दिया। ठीक है, भाषण, प्रेस और सभा की स्वतंत्रता जैसे नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया। उसने किसी भी तरीके के कोई अधिकार लोगों को दिए ही नहीं कि वो अपनी बात कह पाते अन्य लोगों तक। ठीक है, उसने विशेष अधिकार अधिनियम को पारित करके संसद को भी हटा दिया। ठीक है, संसद की सारी शक्तियां को पीछे छोड़ते हुए अपने अंदर ही सारी शक्तियां ले ली और खुद से सरकार चलाने लगा। नाजी पार्टी को छोड़कर अन्य सभी राजनीतिक दलों को और ट्रेड यूनियनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, मतलब सबको बैन कर दिया।
फिर साथ में उसने अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका को पूरी तरीके से अपने नियंत्रण में ले लिया। इन सब चीज़ों के द्वारा हिटलर ने पूरे देश में अपना नियंत्रण जो है वो स्थापित कर दिया। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोलता है कि क्या आप मीडिया में प्रचारित विचारों और चीज़ों से कभी प्रभावित हुए हैं? अपने स्वयं के अनुभव से उत्तर दीजिए। तो कभी आपने देखा होगा कि आप क्या मतलब, देखो मैं मेरा बताऊं तो हम कभी भी किसी ऐसे राजनीतिक विचार से प्रभावित नहीं हुए। जैसे हिटलर ने अपने लोगों को, जर्मनी के लोगों को लालच दिया, उनको अपने झांसे में फंसाया, वैसे भारत में रह के पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि भारत में लोकतंत्र बहुत अच्छे से मजबूती से जम चुका है। ठीक है, तो मैंने कभी ऐसे विचारों से प्रभावित नहीं हुई हूँ। लेकिन हाँ, अगर मैं चीज़ों की बात करूँ तो कभी कभी हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर किसी उत्पाद के विज्ञापन को, एडवर्टाइजमेंट को जब देखते हैं तो उससे प्रभावित जरूर होते हैं। यह विज्ञापन हमें आकर्षित करते हैं और हमें वह चीज़ खरीदने के लिए जो है क्या बोलते हैं, प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, और हम उन चीज़ों को फिर खरीदते भी हैं। तो इसीलिए हमारे को थोड़ा बहुत हम भी मैनिपुलेट हो जाते हैं। तो बस आपकी जो आज की वर्कशीट थी वो सिर्फ इतनी थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है इसे अपने दोस्तों के साथ और क्लास ग्रुप में शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।